यस बेटा, सैटरडे 23rd ऑफ जुलाई। स्टूडेंट्स को ऐड करना बड़ा वो है, एक बार ऐड कर लो उसको, लेकिन चलो तो बस एक बार के लिए हो जाता है, फिर तो सब ऑटो ज्वाइन हो जाता है। रिफ्रेश करो, उसके बाद फिर उनको दोबारा से नेम शो होता है। चलिए, यस बेटा, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस, टर्म फर्स्ट बिजी स्टडी 23rd ऑफ जुलाई को सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया कि जो 5th ऑफ जुलाई में सीबीएसई ने पूरा सिलेबस, पूरा आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न था वो चेंज किया था। उसमें जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। आपको सभी को इंफॉर्मेशन इस तरह की है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना ये रिकॉर्ड में रहेगा, तो आपको कभी भी इसको देख सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट फर्स्ट जो 40 मार्क्स का पेपर आपका होगा, एंड सेकेंड इज मार्च एंड अप्रैल। ये टाइम ड्यूरेशन सीबीएसई ने रखा है एग्जाम कंडक्ट कराने का। बिजी स्टडी में सिलेबस बहुत क्लियर रखा है सीबीएसई ने, क्योंकि एक ही बुक आती है, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। वैसे अगर एनसीईआरटी की आप बुक लोगे तो उसमें 2 वॉल्यूम्स की आएंगे, है ना, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं उनमें 1 वॉल्यूम में ही पूरा सिलेबस है। तो इसलिए यस बेटा, तो इतना ज्यादा जैसे कि अकाउंटेंसी में डिस्टर्ब किया है सिलेबस को लेकर, यहाँ पर नहीं। केवल यूनिट नंबर 11 को उन्होंने फर्स्ट टर्म में डाल दिया है, बाकी का सिलेबस बहुत क्लियर है। बुक अपने पास आप रखेंगे, जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना पोर्शन आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर बच्चों के साथ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है और ये पूछते हैं कि सर कितना % डिडक्ट किया गया है इस साल सिलेबस। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है और सब कॉर्नर देखते ही हैं कि किसी भी तरह से जितना ज्यादा पोर्शन डिडक्ट हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये आपको क्लियर कब होगा, जब आपके पास में बुक होगी और मैं यहाँ से सिलेबस डिस्कस करते जा रहा हूँ, उसको आप टिक करते जाएंगे। तो एक समराइज फॉर्म में सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर उसको ब्रॉड फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, यूनिट वाइज लेके जाएंगे। तो आपके सामने ये सिलेबस है बेटा फर्स्ट टर्म का, जो नवंबर दिसंबर में एंड बेस्ड पेपर में रहने वाला है। एमसीक्यू बेसिस जो पेपर है बेटा, वो सीबीएसई ने फर्स्ट सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि आपको स्कूल के अंदर या अपने घर से सिचुएशन सही रही तो स्कूल में सीबीएसई पेपर बनाकर सेंड करेगा और 9th में वो पेपर आपको देना। ठीक है, घर पर रहकर आपको देना है तो वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, ऑनलाइन पेपर सबमिट होगा। तो वहाँ पर इतना है ना अलग से ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। पेपर ऑफलाइन स्कूल में होगा। अगर कंडीशन इस तरह की नहीं रहती है, स्कूल अवेलेबल नहीं हो पाते आपको, तो आप अपने रीजन से वो पेपर दे पाएंगे। सीबीएसई ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि बच्चों को पेपर लेने के बाद ही बोर्ड का रिजल्ट बनेगा, है ना। इस तरह से उन्होंने रखा है सिलेबस को मेंटेन। तो देखते हैं बेटा बिजनेस स्टडी के अंदर क्या क्या पोर्शन इंक्लूड किया गया है।
एक स्टूडेंट और आ रहे हैं, मैं अभी कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या पोर्शन रहने वाला है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बुक अपने पास रखिए, पेन पेंसिल आपके पास में होनी चाहिए, जिससे कि आप फर्स्ट टर्म में कितना आ रहा है, सेकंड टर्म में कितना आ रहा है, वो आप क्लियर कर लें। और साथ में जब यूनिट वाइज हम डिटेल में इसमें जाएंगे तो वहां पर आप टिक कर लेंगे कि ये पोर्शन सिलेबस में इस यूनिट से है, और इतना पोर्शन जो टिक नहीं हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब वो डिडक्शन में आ गया। तो देखिए पार्ट ए, जो आपको ये भी पता ही है कि सिलेबस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर रिलेटेड है, जो कंट्रोलिंग तक जाता है। उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग पोर्शन है, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया हुआ है। तो 4 चैप्टर सेकंड पार्ट में है, और 8 चैप्टर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट से जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए लिया गया है उसमें 5 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 यूनिट, टोटल जो 3 यूनिट्स हैं वो 16 मार्क्स की बेटा। टोटल वेटेज जो दिया गया है 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, ध्यान में रखिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत डीपली आपको स्टडी करना है। हमारा तो 100% थ्योरेटिकल पोर्शन है बीएस के अंदर, तो डीपली स्टडी करना है। ये काम नहीं चलेगा कि हम तो 200-300 क्वेश्चन जो है वो है ना हमने एमसीक्यू टाइप कर लिए, तो ये सीबीएसई है। और ध्यान में रखना है कि कहीं से भी किसी भी बुक की हेल्प लेकर आप क्वेश्चन कर लोगे, पर जरूरी नहीं है कि पेपर पूरा 100% उसी है ना पोर्शन से आ जाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि जो सिलेबस सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है, जो हमारी बुक्स के अंदर है डिटेल में, उसमें से जरूर आएगा। तो दूसरे पब्लिशर जो है सीबीएसई ने एमसीक्यू कह दिया है, तो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे, पूरा बुकलेट को इशू करेंगे, है ना। लेकिन आपको अपना सिलेबस पूरा 100% कवर करना है, तो उसके बाद एमसीक्यू पे जाना है। क्योंकि 1 मार्क्स का है ना बहुत लड़ाई हो जाएगी इस पूरे जो हायर रेंज के स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो इसलिए हमें 100% सिलेबस अपनी बुक का करना है, एमसीक्यू मत मान के चलिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। There are 2 units included for the total weightage of marks 14, clear। तो 14 मार्क्स का यूनिट नंबर हमारा 3 एंड यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 से आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट और बी पार्ट में से ली गई है बेटा, जो एक बड़ी यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये यूनिट जो है 10 मार्क्स की है, टोटल 10 मार्क्स का इस यूनिट में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा देखिए, ये तो हो गया टोटल। मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट वर्क के नाम से सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है इस बार। लास्ट ईयर प्रोजेक्ट वर्क था, उससे पहले प्रैक्टिकल था। तो प्रोजेक्ट वर्क का और प्रैक्टिकल का मतलब एक ही है ना। पहले प्रोजेक्ट वर्क का मतलब माना जाता था कि इंटरनल लेवल पर ही है ना मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट एक्सटर्नल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और टोटल जो है वो आपका 40 मार्क्स का रिटेन, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है। लेकिन सेकंड टर्म में भी 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और ये दोनों प्रैक्टिकल मतलब फाइल तो एक ही बनेगी, लेकिन फाइल में 2 पार्ट हो जाएंगे।
प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द सेकंड टर्म। तो दोनों का एक साथ है ना फाइल में अटैच करके प्रैक्टिकल स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा और एक्सटर्नल के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट, ये बोला इन डिटेल अगर हम जाते हैं सिलेबस में तो आप देखोगे कि सिलेबस के अंदर यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो यूनिट फर्स्ट है डिटेल में निकाल लीजिए बुक के अंदर। पहले तो समराइज फॉर्म में दिया होगा बॉक्स में, उसके बाद इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है उसको आप देखेंगे और वहां पर क्लियर करेंगे, पेन कोई साइन बना लेंगे जो जो पोर्शन आपका आ रहा है। तो मैनेजमेंट के अंदर बेटा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट मींस मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ इम्पोर्टेंस, एंड देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ए साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, एंड देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पोर्शन है। इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन, दीज आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पोर्शन रहेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यूनिट से कुछ भी पोर्शन सिलेबस से डायरेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप टिक कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड हो गया है। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, जो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे चैप्टर में तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस आपको मिलेंगे। इसके बाद टेलर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और एफडब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्यूज के प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे बेटा, और उसके साथ में टेक्निक्स भी आपको इसमें पढ़नी है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हेनरी फ्यूज प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, जबकि आपको उस पोर्शन में दिया हुआ होगा। तो ये पोर्शन जो है सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, कंपैरिजन डिडक्ट हो चुका है, केवल साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये सिलेबस में रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में आप आओगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसके बाद डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, है ना। दे आर 5 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पोर्शन आपका सिलेबस में है। देन यूनिट नंबर 4 में प्लानिंग, कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस, इतना पोर्शन है। तो आप देखोगे सिलेबस के अंदर टाइप ऑफ प्लान भी दिखाई दे रहा होगा, तो टाइप ऑफ प्लान आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे क्लास के अंदर आपके हो चुका था, है ना, स्टैंडिंग प्लान, है ना, स्टैंडिंग प्लान, वन टाइम यूज प्लान, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम, है ना, बजट, ये सब आपने पढ़े थे। तो वो पोर्शन आपका अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में नेक्स्ट आते हैं बेटा। यूनिट नंबर 3 के अंदर यस 3 हो गया एंड 4 यूनिट नंबर 4 3 एंड 4 हो गया। यूनिट नंबर 5 इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेटा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड डिविजनल कंसेप्ट। ठीक है, ये रहेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये पोर्शन आपका रहेगा बेटा। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन सिलेबस में डिलीट हो चुका है। ठीक है, बाकी का पूरा पोर्शन इसमें है आपका। उसके बाद यूनिट नंबर 11 में मार्केटिंग पोर्शन है बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये
यूनिट नंबर 11 मीन्स चैप्टर नंबर 11 भी है। तो मार्केटिंग के अंदर बेटा कंसेप्ट, फंक्शन, अब यहाँ पर लास्ट ईयर फिलोसफी को हटा दिया गया था, लेकिन अब इस साल जो है ना फिलोसफी को इंक्लूड किया गया सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो फिलोसफी, प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड, ये जो है ना ये मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं, ये वहां पर डिटेल में हमें पढ़ना है। इसके बाद मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये पूरा कंसेप्ट आएगा। इसके प्राइस, डिसाइडिंग, डिटरमिन, हाउ कैन बी डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हमें माइंड में रखने होते हैं उस समय, तो ये पढ़ना है हमें। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 11th में भी आपने पढ़ा था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 12th में भी ये पोर्शन आपका है। इसके बाद प्रमोशन टेक्निक, लास्ट ईयर प्रमोशन टेक्निक सिलेबस से हटा दी गई थी, लेकिन इस साल इंक्लूड किया गया। कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, है ना, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये पोर्शन आपका कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन आपकी बुक के अंदर ना पूरा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि आपने, है ना, 2021 की बुक परचेज कर ली तो उसमें सिलेबस नहीं मिलेगा। पब्लिशर ने सभी सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, बस ये ध्यान में रखना है कि आपको चैप्टर ओपन करना है। चैप्टर ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा सिलेबस नहीं है, तो वहां पर उस पॉइंट के सामने, है ना कोई मार्क इंडिकेट कर देना है कि ये मुझे पढ़ना नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बेटा सेकेंड टर्म से रिलेटेड सिलेबस जो मार्च अप्रैल में होने वाला है, और ये पेपर आपको पता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसके साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना। उसके साथ आपको यस बेटा सेकेंड टर्म पर आते हैं। सेकेंड टर्म जो मार्च अप्रैल में आपके होने वाले हैं, और उसका भी सिलेबस एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये आपको पता होना चाहिए कि मार्च अप्रैल में जो पेपर होने वाले हैं वो ऑफलाइन पेपर होंगे। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड करेगी, उस पर आपको पेपर देने होंगे, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर एमसीक्यू के साथ में डिस्ट्रक्टिव मींस शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। बस इतना क्लियर है कि 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, है ना। ये जो है लास्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म था उससे मैच हो रहा है 40% सिलेबस, 40 मतलब 40 मार्क्स का सिलेबस। ठीक है, और यहाँ पर 2 आवर में पेपर होने वाला है। तो जो पोर्शन हमने लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर यूनिट 5 तक तो फर्स्ट टर्म में चला गया था, लेकिन उसके बाद यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग, यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड यूनिट नंबर 8 कंट्रोलिंग, ये 3 यूनिट्स को हमें सीबीएसई ने वेटेज दिया है 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में 3 यूनिट्स को लिया गया है। बी पार्ट है हमारा बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसके अंदर यूनिट नंबर 9, 10 एंड 12, क्योंकि 11 यूनिट जो है वो फर्स्ट टर्म में चली गई मार्केटिंग, लेकिन 12 यूनिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो रखा गया है। और लेकिन ये बात ध्यान में रखिए एक बार कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसमें इंक्लूड किया है। पुरानी किताबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जो चेंजेस हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, जब इस पोर्शन को हम कराएंगे तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे उस समय। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिन स्टूडेंट पे पुरानी बुक है और पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो पीडीएफ फॉर्म में, है ना, आपको मैं खुद सेंड कर दूंगा या फिर इंटरनेट से आपको
पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और करंट 2013 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि 2 यूनिट नंबर 9 एंड 10 फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये 50 मार्क्स का वेटेज है इसका, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, ये पूरा है। और इस पोर्शन से जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हमारा कितने का है बेटा? 10 मार्क्स का। क्लियर? चलिए, तो यूनिट वाइज इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 6 यूनिट रिलेटेड है बेटा स्टाफिंग से। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, उसके बाद ट्रेनिंग एंड देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ये सब इंक्लूड किया गया है। तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से कोई भी पोर्शन जो है वो रिलेट नहीं है। डायरेक्टिंग में अगर आते हैं तो डायरेक्टिंग के अंदर यूनिट नंबर 7, डायरेक्टिंग में कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन के अंदर कंसेप्ट, इसके साथ मार्क्स लॉ, हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लीडरशिप के अंदर कंसेप्ट एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बहुत कुछ पोर्शन जो है वो लास्ट ईयर के सिलेबस में 30% से डिडक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब ये सिलेबस में देखा जा रहा है कि कुछ पोर्शन 30% सिलेबस जो डिलीट हुआ था उसमें से ले लिया गया है। तो ये लीडरशिप भी उसी पोर्शन में से है। लीडरशिप जो है वो लास्ट ईयर 30% डिडक्ट हो चुकी थी, लेकिन अब इंक्लूड कर लिया है इसको। तो इसके बाद कम्युनिकेशन लास्ट ईयर डिडक्ट हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा से इसको इंक्लूड किया है। कम्युनिकेशन, कंसेप्ट, फॉर्मेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पोर्शन है। इसके बाद यूनिट नंबर 1 पर आते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पोर्शन है, लेकिन इस पोर्शन में से रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, ये पोर्शन सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ना। आप देखोगे अगर आपके पास बुक है तो उसके अंदर और भी थोड़ा सा पोर्शन है रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो वो पोर्शन हटा दिया गया है सिलेबस से। तो केवल कंट्रोलिंग, कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड देन स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसके बाद बी पार्ट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेटा कंसेप्ट, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, साथ में फाइनेंशियल डिसीजन सच एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इसके मीनिंग भी है और फैक्टर इफेक्टिंग भी है। कुछ पोर्शन इसमें से लास्ट ईयर 30% जो डिडक्ट हुआ था उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है बेटा, है ना। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी इंक्लूड कर लिया गया है। लास्ट ईयर में थोड़ा सा डिडक्टेड था इसका कुछ पोर्शन। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, कंसेप्ट एंड फैक्टर इफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, ये 9th में है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट, फंक्शन, टाइप, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट के अंदर कंसेप्ट, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इसमें मीनिंग, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर।
बहुत कुछ पोर्शन जो है दोबारा से सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। इसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की पावर है ना एंड फंक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज पर होती है वो इंक्लूड है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 में अगर आते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसका कंसेप्ट, इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, who can file the complaint against the producer and suppliers. There are 3 judiciary of Consumer Protection Act, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। तो इसे हम जो है ना रिड्रेसल मशीनरी के नेम से जानते हैं। रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है, मतलब अगर कोर्ट में कोई भी कंज्यूमर केस फाइल करता है तो कंज्यूमर को कौन कौन सी रेमेडीज मिल सकती है कोर्ट के थ्रू। तो ये पोर्शन आपका सिलेबस के अंदर है बेटा। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपका है बेटा। तो बहुत कुछ पोर्शन इंक्लूड किया गया है लास्ट ईयर से, तो थोड़ा सा आपको बुक से देखना ही पड़ेगा। अलग से मैं आप लोगों के लिए स्लाइड दे दूंगा जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसका। ठीक है।